ये फेल हो गया। तो अब वही बोल रहे हैं कि जब हमने एक्यूरेसी देखी, एक्यूरेसी तो 98% है, पर जब उसका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर देखा तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट में कम से कम पास हो, पहली चीज तो ये है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी 98% आ रही हो सकता है किसी एक केस को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करना है, पर दूसरे केस को अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि नहीं, वो हैम को भी रिकॉग्नाइज कर ले, बता दे कि ये हैम मैसेज है, और वो उसको भी बता दे स्पैम को कि ये स्पैम मैसेज है। पता चला वो हैम को तो बहुत अच्छे से बता दे, आपने 100 हैम मैसेज दिए, 100 में से उसने 99 बता दिए, सही प्रेडिक्ट कर दिए, बट स्पैम में वो गड़बड़ हो रहा है। स्पैम में आपने 100 स्पैम मैसेज दिए, उसने बताया उसमें से 25 ही सही से प्रेडिक्ट कर पाया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो चीज फिर कैसे पता चलती है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, दोनों केसेस में। उसके लिए हम यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, इसकी मार्कशीट। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इसके मार्कशीट, क्योंकि उसमें एक एक चीज हमें पता लग जाती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये देखो हमने प्रिंट किया तो ये आया कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये इस तरीके का होगा। तो जो पहला जो मामला है वो क्या है, ट्रू वाला, हैम वाला कि हैम, और ये डायगोनल वाली जो वैल्यू है ये क्या है, सही वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। और ये जो इधर है ये वाला रिवर्स डायगोनल है, ये क्या है, रॉन्ग वाला, वो कम से कम होना चाहिए, और ऐसा वाला डायगोनल ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम केस 1 पे आते हैं, हैम पर। तो ये टोटल इसके पास केस है 1208 केस है, हैम वाले मैसेज के कितने टोटल 1208 मैसेज है, और 1208 में से इसने 1203 सही प्रेडिक्ट कर दिए, 1208 में से इसने 1203 सही प्रेडिक्ट कर दिए, और 5 गलत प्रेडिक्ट किए। क्या क्या, 5 गलत प्रेडिक्ट किए, ठीक है, अच्छा है। ऐसे दूसरे केस पे आते हैं स्पैम में। स्पैम में टोटल जैसे 185 है, 185 में से 174 सही किए और 11 गलत किए। तो मतलब ये ठीक है, इसका जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, मार्कशीट है, मार्कशीट इसकी अच्छी है, ठीक है। तो मार्कशीट से हमें एक एक चीज क्लियर हो जाती है, पता चल जाती है कि वो दोनों केस में वो हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं। तो हैम को वो कैसे प्रेडिक्ट करे, कितना अच्छे से कर पा रहा है, और स्पैम को वो कितना अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स की। फिर भी दोनों अच्छे हैं, तो इन दोनों में जो कोई भी एक एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं। और भी एल्गोरिथम है, बस ऐसे ही एल्गोरिथम हम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। जब तक हमें एक्सेप्टेबल फॉर्म में ना जाए तब तक हम उसको अप्लाई करते रहेंगे। वर्ड है, वर्ड कम रखे जाए, वर्ड को हमें क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए हमने बताए थे कई सारे स्टॉप वर्ड हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे दिस, इज, एम, अबाउट, ऐसे कई सारे वर्ड हैं, उनको हम हटा देते हैं। तो देखते हैं कुछ कॉलम की साइज इससे कम हो जाए। अब आता है कि भैया सिंगल वर्ड का पूरा हमने डाटा सेट बनाया, पर कई सारे वर्ड ऐसे होंगे जो अगर आप उनको 2 वर्ड मतलब कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है, अगर उनको कॉम्बिनेशन को आप अलग अलग कर देंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था क्या, एक्सीलेंट एम्प्लॉय, तो उसमें से एक्सीलेंट अलग कर देंगे, एम्प्लॉय अलग कर देंगे, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी अलग कर दें, गुड अलग कर दें, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो अगर हम 2 के कॉम्बिनेशन में यूज करें तो फिर और ज्यादा अच्छे से हम लर्न कर सकते हैं, हमारा जो आउटपुट है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। 204 कॉलम से जब हमने डबल का कॉम्बिनेशन यूज किया तो कितनों में 40,000 कॉलम, ठीक है। समझ रहे, 40,000 7,000 का मैट्रिक्स, तो 40,000 कॉलम हो, कितना डाटा बढ़ गया, ठीक है। कुछ और तरकीब लगाते हैं। कई बार कोई ऐसा टॉपिक है, हमने बोला चलो इंडिया के बारे में लिखते हैं, तो उसमें क्या होगा, इंडिया बहुत ज्यादा रिपीट होगा, ऐसे लिखते हैं इंडिया के ऊपर, तो उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा वो कौन होगा, इंडिया, ठीक है। हमें काउ के ऊपर ऐसे लिखना है, तो उसके अंदर क्या होगा, काउ बहुत ज्यादा रिपीट होगा, काउ इज ए पेट एनिमल, काउ हैज 4 legs, काउ ईट ग्रास, बार-बार काउ काउ उसमें रिपीट होता रहेगा, बहुत हो जाएगा। तो फिर ऐसे वर्ड का कोई उसके अंदर मशीन लर्निंग में ज्यादा यूज है, जो वर्ड मतलब आते जा रहा तो इनका वर्ड का मशीन एक बार गाय लिख के भाई आगे लिखता जाएगा, गाय तो लिखना ही पड़ेगा ना।
कैसे करोगे? पहली बात एक बात तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो जो वर्ड हर एक उसमें आ रहा है, ऐसे वर्ड को भी रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो हमें चेक कर लेते हैं कि भाई कोई ऐसा वर्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतने से ज्यादा है, उसको हटा दो। और इसका अपोजिट भी है मिनिमम। तो ये कोई ऐसा वर्ड है जो किसी एक इंडिविजुअल ने यूज किया है, ठीक है, किसी एक आदमी ने यूज कर लिया, तो एक वर्ड एक आदमी ने यूज तो कर लिया, ऐसा वर्ड उसका कहीं कोई यूज नहीं है पर उसका एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने छोटा सा भी वर्ड को यूज कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में तो उसका एक कॉलम बन गया। तो हम ये भी क्या कर सकते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, ठीक है। हमने ये दो चीज काउंट की क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एक लेवल यदि आपने अगर इससे से ज्यादा है तो भी हटा दो, और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतने से कम है तो भी हटा दो। तो ये एक आदमी ने यूज कर दिया तो उसका प्रेडिक्शन में कोई रोल नहीं है। तो क्या कर देना, हमें हटा देना, उनको नहीं रखेंगे। जब उसको हटा देंगे तो क्या होगा, हमारा कॉलम की साइज भी कम हो जाएगी। क्या जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है उसका भी मशीन लर्निंग में कोई ज्यादा रोल नहीं है, उसको भी हटा दो। और जो बहुत कम हो रहा है उसको भी हटा दो। एक या कोई बात हो रहा है उसको भी हटा दो, ठीक है। तो वो डाटा जब हमने इस पे अप्लाई किया, ठीक है, मिनिमम डिफरेंस हमने बोल दिया कि भाई कम से कम 2 लोगों ने यूज किया हो ऐसे वर्ड रखे हैं, ठीक है, कि कम से कम 2 लोगों ने यूज किया हो ऐसे वर्ड रखे हैं। तो उससे भी हमारा डाटाबेस का जो साइज है वो काफी कम हो जाता है। तो ये सब करने के बाद में हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ी। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो चीज है वो डाटा होना चाहिए हमारे पास में। सबसे जो जरूरी चीज है, डाटा से ही हम लर्न करेंगे, ठीक है। मैसेज थे हमारे पास में, क्या था हमारे पास में, मैसेज थे, 5000 मैसेज थे, उनमें से कुछ हैम थे कुछ स्पैम थे, ठीक है। अब उन मैसेज को आप खुद से भी समझने की कोशिश करोगे तो समझ सकते हो, ठीक है। वही मैसेज यहाँ पे हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से उनको समझा, उनको टेस्ट किया। तो ये सारी स्टेप्स इसके अंदर हम करते हैं। तो ये है एनएलपी का एक डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत बढ़िया है सर। ब्रॉड डेटा क्या है मेरे पास, नहीं क्या चाहिए, डेटा हाँ डाटा है, दिखाई दे डेटा कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल समझे कि मतलब ये मिक्स डेटा था और लॉन इशू करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले वो कोई है कस्टमर है, वो आता है उनके बैंक में जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है, वो फिर उससे पूछेगा भाई बताओ आपकी सैलरी कितनी है, आपके साथ में कोई ज्वाइंट फैमिली है कि नहीं है, उसकी सैलरी कितनी है, आप कितनी मतलब डिपेंडेंट कितने हैं आपके ऊपर, कई ऐसी चीज़ें वो आपसे पूछता है। और उसके बाद फिर वो बताता है कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अभी लोन दिया नहीं है, फिर वो बताएगा कि आप लोन के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कितना मिलेगा, ठीक है। अब ये सोचो ये उसकी बैंक की सपोज 1000 ब्रांच है, ठीक है। तो अब 1000 ब्रांच में क्या होगा कि भाई उनको कम से कम एक एम्प्लॉय भी रखते हैं वो इस काम के लिए कि भाई कस्टमर को बताओ कौन लोन के लिए एलिजिबल है, कौन लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो भी 1000 एम्प्लॉय तो रखने पड़ेंगे उसको, कम से कम उसको 1000 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। और वो चाहते हैं कि भाई ये काम क्यों ना ऑटोमेट हो जाए, ऑटोमेट मतलब इसका एक प्रोग्राम बन जाए ताकि कोई पर्सन आता है कि वो हमारी वेबसाइट पे ही अपनी इन्फॉर्मेशन डाले और वो उसको चेक करके बता दे कि भैया आपको लोन मिलेगा या लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, लोन मिलेगा या लोन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या उसका फायदा कितना होगा, तो उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे कोई बोले भाई बैंक जाके मालूम करके आओ, कितना मुश्किल हो जाता है ऑफिस से निकलना, बैंक जाके मालूम करना, वहाँ पे वेट करना, फिर वो फ्री हो, कितनी मतलब प्रोसेस होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है। वही चीज़ है अगर हम अपने मोबाइल से चेक करने की हमें लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है उसी की। तो ये हमारे पास में बैंक के पास में ये सारा डाटा है, बैंक है, हमने अभी जैसे IRCTC की बात की, उनके पास में सारा डाटा है कि ट्रेन का कब कंफर्म हुआ, सारा डाटा है। तो हर एक के पास अपना डाटा है। तो उनके बैंक के पास में डाटा है
तो ये डाटा लेके गए किसके पास में, डाटा एनालिस्ट के पास में, कि देखो भाई ये हमारे पास में डाटा है और इस डाटा को ऐसे एनालाइज करके हमें एक प्रोग्राम बना के दे दो कि कोई कस्टमर है उसको बैंक में आने की जरूरत ना पड़े, बैंक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनके सोचो 1000 एम्प्लॉय का खर्चा बच गया। और कटिंग कैसे होती है, उन्हें एक प्रोग्राम बना के डाल दिया, हमें नहीं पता चलता कि AI जॉब चली जाएगी, हो जाएगा, हम लोगों को नहीं पता चलता। ये किसको पता चलता है, जो लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, कोई AI आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बट ये आप देखेंगे गूगल ने इतने लोगों को बाहर निकाला, कभी कभी देखते हो ना ट्विटर ने इतने लोगों को बाहर निकाला, उनको फर्क पड़ता है क्योंकि वो लोग ये सबसे पहले कौन यूज करता है, तो सबसे बड़े लोग वो यूज करते हैं। ठीक है, AI यूज कर रहे हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो यूज करती है। ठीक है, अभी आप देखेंगे प्राइवेट कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का हालत खराब है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए कंपनियां नहीं आ रही। ठीक है, अभी कल ही मेरी भतीजे से बात हुई, बीटेक कराना था, मुझे बताया कि इस साल कोई कंपनी नहीं आएगी और अगले साल भी बहुत उम्मीद कम है। कंप्यूटर में कम क्यों है, काम कौन कर रहा है, ये काम बंद नहीं हुआ है, काम सारा चल रहा है, काम कौन कर रहा है, AI कर रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता चल रहा, हमें तो कब पता चलेगा, बहुत आखिर में पता चलेगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, आईफोन, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, वहाँ देखो बहुत ज़्यादा मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, टाटा स्टील, ठीक है, यूके में जाने कितने 5 लोगों को मतलब वहाँ से हटा दिया। काम क्या हो, सारा ऑटोमेट काम करते हैं, भाई सारे मशीनें ऑटोमेटिक और AI का यूज हो रहा है, तो अब तो फर्क पड़ता है, लोगों को नहीं पता चलता, ना पता चलता फर्क पड़ेगा उतना ज़्यादा। ठीक है, पर जो टॉप लेवल की कंपनी है वो फायर कर देती है एक साथ 5000 10,000 ऐसे लोगों को फायर करती है, क्योंकि वो ये चीज यूज करते हैं। तो अब ये बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक है सपोज, जब ये काम सॉफ्टवेयर से करते हैं तो वो क्या करेगा, 1000 लोगों को रखेगा उनको नहीं रखेगा। ये काम तो हमने मोबाइल से चेक कर लिया, हम एलिजिबल है कि नहीं है, पर्सन की जरूरत ही नहीं है, तो वो 1000 लोग उसने निकाल दिया। तो ये काम किसने, छोटे से प्रोग्राम ने कर दिया। तो ये डाटा है, इस डाटा नहीं है, डिपेंडेंट कितने हैं, एजुकेशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है कि नहीं है, एप्लीकेंट की इनकम कितनी है, कोई एप्लीकेंट की इनकम कितनी है, लोन का अमाउंट कितना है, और वो लोन अमाउंट की टर्म कितनी है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है उसकी, और जो प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा है उसका एरिया क्या है, अर्बन है, रूरल है, क्या है, और लोन का स्टेटस क्या है, उसको लोन मिला था क्या नहीं मिला था। तो ऐसा मतलब 1 साल का या 2 साल का डाटा उनके पास है, वो इकट्ठा कर लिया उन्होंने। ठीक है, और ये डाटा दे दिया एनालिस्ट को कि भाई डाटा को यूज करके एक प्रोग्राम बना के हमें बता दो कि ये आप किसको लोन मिलेगा, किसको लोन नहीं मिलेगा। तो डाटा जब आता है हमारे पास में तो हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। भाई जो डाटा एनालिस्ट है उसको क्या पता है इनके बारे में, कैसा क्या डाटा, वो क्या करेगा, डाटा को एनालाइज करेगा। और एनालाइज के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन हम यूज करते हैं, डिस्क्राइब फंक्शन। तो जो डिस्क्राइब फंक्शन है ये क्या कर देता है कि कई सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके बता देता है। क्या क्या बताता है ये खासकर जो कैलकुलेशन करता है, किसको कहता है, जो न्यूमेरिक कॉलम होते हैं उनके ऊपर कैलकुलेशन करता है। ठीक है, हमारा जो डाटा सेट है, ऑब्जर्वेशन है, सैंपल है, उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, न्यूमेरिक कॉलम्स इसके अंदर अगर हम देखें तो ये वाले न्यूमेरिक कॉलम है, जैसे लोन ID, जेंडर ये नहीं है, मैरिड भी नहीं है, डिपेंडेंट ये नंबर है इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं है, एप्लीकेंट इनकम है ये भी है, वो एप्लीकेंट इनकम, लोन अमाउंट, तो ये जो नंबर देख रहे हैं वो सारी क्या है, न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन। तो इसको इसमें जब प्रोसेस किया तो इसने बताया, सबसे पहले क्या बताया, काउंट कितने हैं, टोटल कितने हैं, इसने क्या बताया, नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, टोटल कितने रिकॉर्ड है, टोटल कितने रिकॉर्ड है, 500 रिकॉर्ड है। ठीक है, इनकम है, फिर यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ भी 500 है, लोन अमाउंट पे ये बोला 482 है, मतलब इसमें कुछ मिसिंग है। भाई यहाँ तो बोला है कि वो 500 रिकॉर्ड्स हैं, बट लोन अमाउंट पे सिर्फ 482 की इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसमें क्या है, 80 रिकॉर्ड मिसिंग है। हमें ये पता चल गया, क्योंकि हमने बताया था पहला काम क्या होता है, मिसिंग को हटाओ, दूसरा काम क्या है, सबको नंबर में कन्वर्ट करो, तीसरा काम क्या है, सेव स्केल पे लाओ। जब वो डाटा हो जाता हमारा, उस पर क्लीन डाटा हो जाता, फिर हम उसको एल्गोरिथम से अप्लाई करते हैं। तो ये हमें पता चल गया। फिर ये बता रहा मीन वैल्यू क्या है, हर एक कॉलम पे इसमें मीन वैल्यू कैलकुलेट की, क्योंकि अल्टीमेटली हम मीन से ही रिप्लेस करते हैं किसको, मिसिंग वैल्यूज को। तो इसने मीन कैलकुलेट कर दिया। फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता रहा है, हर एक कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। फिर ये मिनिमम वैल्यूज भी बता रहा है, मिनिमम वैल्यूज क्या है और मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, उसका 25% कितना है, 50% कितना है। तो ये थोड़ी सी हमें छोटी सी पिक्चर मिल जाती है हमारी डाटा सेट के बारे में कि डाटा हमारा कैसा है। ठीक है, ये हमें डाटा पता चल गया।
3 होगा, 4 होगा, ठीक है। इसका एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बता देना वो 2.5 आ गया तो गलत डाटा हो जाएगा। तो ये है कैटेगरी है ये, ठीक है। तो नंबर है तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, मोड से फिल करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि ये एक तरह का कैटेगरिकल डाटा है। तो यहाँ पे भी हमने फिल कर दिया, 0 सबसे ज़्यादा आया 28 में, तो इसको हमने मोड से फिल कर दिया। डिपेंडेंट ऐसे देखे हमने, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये सारे के सारे कॉलम हमने क्या कर दिए, फिल कर दिए। तो फिलिंग का फार्मूला पता चल गया हमें कैसे फिल करना है, ठीक है। फिल कैसे करेंगे, नंबर है तो मीन से, और अगर जो इंडिविजुअल कैटेगरी निकली हमें, जैसे जेंडर है, जेंडर का एक कॉलम था, हम जेंडर के क्या करेंगे, 2 कॉलम बना देंगे, एक जेंडर मेल और एक जेंडर फीमेल, ताकि वो कंपेरिजन में कोई प्रॉब्लम ना कर पाए। ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, टेस्टिंग के लिए रखेंगे, अपनी मशीन लर्निंग को बोलेंगे कि ट्रेनिंग वाले डाटा से ट्रेंड हो जाओ, तो ट्रेंड हो जाएगा तो हम उसको टेस्ट करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे, एक्यूरेसी अच्छी आ गई दैट मीन्स वो सही। तो बेसिक स्टेप हर जगह सेम रहेगी। डाटा हमारा कैसा भी हो सकता है, डाटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, और डाटा हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, डाटा इमेज भी हो सकता है। यही सेम कॉन्सेप्ट इमेज में भी अप्लाई होगा। आपको लग रहा होगा भाई इमेज है, इमेज को कैसे करेंगे हम न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट, पर जो इमेज है ना इंटरनली वो नंबर ही होते हैं। जो भी इमेज होगी वो इंटरनल क्या है, नंबर ही होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स होता है, नंबर का मैट्रिक्स होता है, कलर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। RGB कलर से वो रिप्रेजेंट होता है, तो वो भी क्या है, मैट्रिक्स है, ऑलरेडी वो नंबर है। एक हमें इमेज नहीं है पर इंटरनली क्या है, नंबर है। ऑडियो भी क्या है, नंबर। तो हर चीज़ क्या है अपना लर्निंग के लिए क्या है, तो नंबर है, ठीक है। तो मशीन के लिए हमें उस डाटा को फिर थोड़े से फीचर्स बदल जाते हैं यूज़ करने के, जैसे NLP हमने यूज़ किया टेक्स्ट डाटा के लिए, इमेज के लिए कुछ और फीचर यूज़ करेंगे, ऑडियो के लिए कुछ और करेंगे, वीडियो के लिए कुछ और करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ हमें करनी है। नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। अब जैसे कार चल रही है, ड्राइवरलेस कार चल रही है टेस्ला की, वो कैसे देखेगा वहाँ पर, तो क्या चाहिए, वीडियो चाहिए भाई, सामने से कार आ रही है, गाय आ रही है, बैल आ रहा है, या कोई सिंबल है, क्या है, कैसे वो चलते चलते आइडेंटिफाई करेगा। तो वो डाटा कैसा, वीडियो डाटा, तो वीडियो डाटा को एनालाइज करके वो आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये AI मतलब अभी एकदम नई फील्ड नहीं है, बहुत पुरानी फील्ड, बट अब क्या है कि हमारा हार्डवेयर काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा बहुत पहले जो हार्डवेयर था और आज के हार्डवेयर में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। मोबाइल ही हम यूज़ करते हैं, पहले बहुत वीक मोबाइल यूज होते थे, अब कितने पावरफुल मोबाइल हो गए। तो ऐसे हमारा हार्डवेयर अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो जब हार्डवेयर पावरफुल हुआ तो इसमें उस लेवल की हम प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे उस लेवल की प्रोसेसिंग, तो उतनी ज़्यादा ये जो फील्ड है हमारी पॉपुलर नहीं है। तो अब हम इसके अंदर AI के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। डाटा को पहले क्लीन करना है, उस लायक बनाना है कि हम उसको यूज़ कर पाए। एक बार क्लीन हो गया उस लायक बन गया, डेप्थ में हम क्या कर सकते हैं, तो मशीन लर्निंग के लिए, प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हमने जैसे एक ये मॉडल बना दिया, ठीक है, लर्न करके जैसे भी हमने एक मॉडल बना दिया, और ये मॉडल में फिर आप जो भी वैल्यू देंगे, ठीक है, नया कोई यूजर आए उस यूजर से हमने पूछा बताओ आपकी इनकम कितनी है, मेल हो फीमेल हो, कोई एप्लीकेंट की इनकम कितनी है, फिर हम उसको प्रेडिक्ट करके बता देंगे भाई तुम्हें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप आजकल मैक्सिमम वेबसाइट पे देखेंगे, चेक करेंगे भाई आपको इतना लोन लेना तो कितनी EMI बनेगी, ठीक है, या फिर लोन के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये काम अब यही हो जाते हैं। आप बैंक के देखोगे, बैंक के अब मैक्सिमम काम कहाँ हो जाते हैं, नेट पर, ठीक है। पहले हमें 2-2 घंटे लाइन पर लगना होता था, छोटा सा भी काम होता था, तो अब सारा का सारा क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, तो काम कंप्यूटर करने लगा, ठीक है। तो क्या होगा बैंक के अंदर, ठीक है, जॉब कम होगी कि नहीं होगी। पहले जो काम मतलब वहाँ पे बैठा रहता था कैशियर, सब पब्लिक लाइन में लगी हुई पैसे निकालने के लिए, अब पैसे निकाल काफ़ी सारा काम हमारा ATM कर देता है, और बची हुई कसर इसने GPA और इसने कर दी। ज़्यादा कैश की ज़्यादा जरूरत हमें होती ही नहीं। तो क्या होगा इससे, ठीक है, एक तरफ थोड़ी सी जॉब बढ़ी तो दूसरी तरफ जैसे एक जगह 100 जॉब गई और दूसरी नई तरीके की हमें 200 मिल गई, 200 जनरेट हो गई, 200 नहीं हो पाएगी सर, 200 नहीं हो पाएगी, वही 100 कम होंगी उधर 200 जनरेट होंगी। और मल्टीफेरियस टास्क होगा वहाँ पे, एक स्पेसिफिक टास्क वाले एक ही आदमी जो काम कर रहा था वो 4 आदमी काम कर रहे हैं। सर मैं अभी मतलब बता रहा हूँ प्राइवेट मतलब कॉलेज है क्या पिछले 20 साल में
20 साल में जॉब्स कम हुई है या ज़्यादा हुई है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। सर एरिया सुनिए, कंप्यूटर, हाँ तो एरिया बढ़ा ना, हाँ। तो एरिया जो बढ़ा वो इसी वजह से बढ़ा, तो एरिया बढ़ा ना, हाँ। तो आपकी एक की जगह 20 जॉब्स जनरेट हो गई, एक की जगह डिफरेंट टाइप की जॉब्स जनरेट हो गई, तो जॉबलेसनेस नहीं आई है। आप पिछले 20 साल का डेटा, हम लोगों के ज़माने में जो अनएम्प्लॉयमेंट था और आज के ज़माने में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो हम लोगों के ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट शायद ज़्यादा था, उतनी जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी आज जितनी आज है। आज स्केर्सिटी नहीं है जॉब की, आदमी होना चाहिए। वांटेड ए मैन, एक कहानी मुल्क राज आनंद ने एक कहानी लिखी थी, वांटेड ए मैन, आज से 50 साल पहले। उसमें लिखा था कि जो आप जितने भी अखबार पढ़िए, एडवर्टीजमेंट पढ़िए, उसमें आता है वांटेड ए मैन। आप लोगों का डीप कर देते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि सी होती है या फिर पास्कल है, पहले जो यूज होती थी वो सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। और जो लैंग्वेज है जावा है, नाम सुना हुआ आपने, C++ है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और जो पाइथन है, पाइथन दोनों है, इसके अंदर प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला भी काम होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला भी काम होता है। ठीक है, अब एक माइनर सा डिफरेंस है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो मैं वो डिफरेंस आपको एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता देता हूँ, क्योंकि जो स्पेसी पैकेज है वो सारा का सारा लूप्स पर बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, और मोहल्ले में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए, हम फिर गए पैथोलॉजी लैब पे, वहाँ पे हमने टेस्ट कराया, जब वहाँ से हमने फिर वो रिपोर्ट कलेक्ट की, कुछ टाइम बाद वापस हम डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने वो इवैल्यूएट किया, चेक किया और बताया, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन कर दी, हम मेडिकल शॉप से मेडिसिन खरीदी। तो ये जो अप्रोच है ये क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। इसके आगे हम दूसरा देखा था, अगर प्रॉब्लम होती तो कहाँ चले, किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले गए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप जाएंगे डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर बोलेगा चलो टेस्ट करा लीजिए, बगल वाले रूम में आपका टेस्ट हो जाएगा, डॉक्टर एग्जामिन कर लेगा, वहीं पे वो मेडिसिन बोलेगा, वहीं पे उनकी मेडिसिन शॉप भी है, वहाँ से आपको शॉप भी मिल जाएगी। तो एक ही जगह पे आपके ये सारी चीजें हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि भाई एक ही जगह पे सारे काम हो जाए आपके। पहले जो काम अलग अलग हो रहे थे, प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, ठीक है, अब जो काम सारे के सारे एक ही जगह पे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या, बने बनाए ऑब्जेक्ट है, पर हमें उनको यूज करना है। ठीक है, तो उससे हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, भाई हमें भूख लगी, हम अकेले हैं घर पे, भूख लगी तो क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, सब्जी लाएंगे, दाल लाएंगे और उसकी एक प्रोसेस फॉलो करके बनाएंगे, खाएंगे। वही दूसरी प्रोसेस क्या हुई, तो ये क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड। दूसरी अप्रोच क्या है, ऑब्जेक्ट। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करेंगे, भूख लगी जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, कढ़ाई पड़ी, दाल चपाती सब कुछ आ गया। तो ये क्या अप्रोच हुई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। प्रोसीजर ओरिएंटेड में आपको डिटेल प्रोसीजर फॉलो करनी होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिटेल प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड। होता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी सारा काम होता है, कढ़ाई पनीर आपके सामने आया तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आ गया, मशीन से बना, किसी ने बनाया होगा वो, ठीक है, आपने नहीं बनाया, किसी ने बनाया होगा। तो उसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड बिल्ट इन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा अच्छी लगती है और प्रोसीजर ओरिएंटेड उसको आउटडेटेड मानते हैं। हालांकि दोनों ही यूज होती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई, दोनों ही मार्केट में यूज होते हैं जिसकी जैसी जरूरत है, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ट्रेंड है। तो अब जितनी भी लैंग्वेज आ रही है, फीचर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में आते हैं। एनएलटी के बहुत पहले बनी थी, तो एनएलटी के प्रोसीजर ओरिएंटेड है, और जो स्पेसी है ये बाद में बना, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो स्पेसी के ऊपर और बाकी की इंफॉर्मेशन मेरे कलीग शांत खन्ना वो आपको डिटेल से समझाएंगे क्या है स्पेसी। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में मिलेंगे। आपका एक असेसमेंट भी है, 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें एमसीक्यू बेस्ड है, सबकी सीट पे आपको पेपर दे दिया जाएगा 5 बजे, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसी तरह क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो डाउट भी रेज कर सकते हैं। थैंक यू।